हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, उसके डिफिनीशन के बारे में कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखेंगे कि लिखा है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स in a medium under the influence of an applied electric field। यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो जो चार्ज पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो मीडियम है, एक मीडियम जो होता है उनके अंदर क्या करता है, वो माइग्रेट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि तो एक है ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स है या सेकेंड जैसे मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल हो गया कोई, या कोई आपका ये एक चार्ज हो गया प्लस या माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये इस फील्ड में जो भी ये चार्ज है ये माइग्रेट करता है, तो वो जो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उसी को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यानी कि हम कहें कि कोई भी पार्टिकल चार्ज या मॉलिक्यूल चार्ज एक मीडियम के अंदर अप्लाइड, मतलब एक मीडियम के अंदर माइग्रेट करते हैं, जिस पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है। यानी कि मान लीजिए एक मीडियम है ये, ठीक, इस पे ये इसमें जो है ये आपका हो गया मॉलिक्यूल, ये आपका हो गया चार्ज प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, और इस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अप्लाइड है। ये इतने इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने दूर तक अप्लाइड है, और इसी में क्या कर रहा है, चार्ज माइग्रेट कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। जो रेट ऑफ माइग्रेशन होता है चार्ज का या मॉलिक्यूल्स का, जो तो वो किस पे निर्भर करता है, वो निम्नलिखित जो फैक्टर्स हैं उस पे निर्भर करता है। पहला जो है वो है ए द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइज एंड शेप। ठीक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साइज, शेप और स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है उस पर निर्भर करता है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी चार्ज या मॉलिक्यूल माइग्रेट करेगा वो कितना करेगा, वो निर्भर करता है किस पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साइज, शेप और स्ट्रेंथ पे। अब चलेंगे नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फोरेसिस में, जो नेक्स्ट है वो है रिलेटिव हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द सैंपल। यानी कि जो सैंपल होगा वो जल विरोधी होनी चाहिए, कितना वो जल विरोधी है उसके संबंध में होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोफोबिसिटी मतलब क्या होता है, जल विरोधी, यानी कि जल का विरोध करने वाला। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द बफर। इसमें आयनिक जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो भी कैटायन या अनायन जो है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनका टेम्परेचर, और टेम्परेचर बफर का जो टेम्परेचर, जो भी बफर हम यूज करेंगे इसमें उसका टेम्परेचर कितना, उस पर निर्भर करता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द टेकन बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, यानी कि जो मॉलिक्यूलर साइज जो भी हम बायोमॉलिक्यूल्स लेंगे उसके साइज पे निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट आपका जो ई है वो है नेट चार्ज डेंसिटी ऑफ द टेकन बायोमॉलिक्यूल। जो भी बायोमॉलिक्यूल लेंगे उसकी जो नेट चार्ज डेंसिटी होगी वो उस पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा डेंसिटी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस ज़्यादा होगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कम होगा। ठीक,
फिर नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ द टेकन बायोमोलिक्यूल, और उसके आकार पे, यानी कि वो कैसा है, गोल है यानी कि स्फेरिकल सर्कल है या ट्रायंगल है, ठीक है, या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो ये उस पर निर्भर करेगा, ठीक है, उसके शेप पे भी। ये तो हो गया। फिर नीचे लिखा है कि in the process of electrophoresis large molecules have a more difficult in a moving through the supporting medium, यानी कि जो भी सपोर्टिंग मीडियम है, मान लो ये एक मान लीजिए ये एक सपोर्टिंग मीडिया है, ठीक ठीक, और इसमें एक चार्ज हम रख रहे हैं, मान लीजिए एक ए चार्ज है, और ए चार्ज की ये है जो ए चार्ज है, ठीक, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी मीडिया होगा, ये दे रहा है कि अगर पढ़ेंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स लार्ज होंगे तो मोर डिफ़िकल्ट होगा मूविंग में, यानी कि अगर बड़ा चार्ज है तो जो भी मीडिया होगा उसमें मूव करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर वही सेम मीडिया में अगर जो चार्ज है उसको हम क्या कर दें, छोटा कर दें, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम सेम मीडिया में जो चार्ज है उसको हम छोटा कर दें, तो वो क्या होगा, आसानी से मूव करेगा, ठीक है। यानी कि वैसे भी अगर आम तौर पे देखेंगे कि जो बड़ा चार्ज है वो जो क्या होगा, वो अपना एरिया लेता है, ज़्यादा एरिया लेगा, अगर चार्ज बड़ा होगा तो एरिया ज़्यादा होगा, तो जो उसे मूव करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन जो स्मॉल चार्ज है वो कम एरिया लेता है और आसानी से मूव कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। अब माइग्रेशन को यहाँ पे हम सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और जो फील्ड का स्ट्रेंथ है उसको हम वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, इससे हम इसका यूनिट जो हम देखेंगे, इसका यूनिट जो होता है हम, फिर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है माइक्रोन इक्वल टू Q/6 पाई स्मॉल r, और ये ईटा क्या होता है, स्मॉल r और ईटा, ठीक है। जहाँ की अगर हम देख रहे हैं माइक्रोन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम माइक्रोन से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर जो नेट चार्ज है आपका, यानी कि जो Q है उसको हम नेट चार्ज बोलते हैं। क्यों, मतलब कि जो भी आयन लेंगे या प्लस या माइनस जो भी आयन लेंगे उसको हम दर्शाएंगे Q से, जो भी आयन का जो नेट चार्ज होगा उसको हम दर्शाएंगे Q से। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे पाई का मान आप लोग को पता ही है, पाई का होता है 22/7 या 3.14, ठीक है, ये होता है पाई का मान। फिर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है आर, जो स्मॉल आर है वो होता है आयन का रेडियस, जो भी हम मीडियम यूज करेंगे या जो भी सॉल्यूट यूज करेंगे
उसका जो रेडियस कितना है, या जैसे मान लीजिए कि हम इतना बड़ा मीडियम यूज कर रहे हैं तो इसका रेडियस अगर हम मापेंगे तो इसका रेडियस इतना मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो रेडियस हुआ आपका 2 सेंटीमीटर का, तो ये जो r इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं, लास्ट में है विकोसिटी, यानी कि विकोसिटी ऑफ द मीडियम। इसकी जो मीडियम की जो तरलता है, या हम सयानता बोलते हैं, विस्कोसिटी मतलब सयानता होता है, इसको हम दर्शाते हैं ईटा से। जो ये आप देख रहे हैं एन जैसा है, इसको हम बोलते हैं ईटा। ठीक है, तो ये जो ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि विस्कोसिटी जो होती है वो मीडियम की, जो भी हम सॉल्यूट मीडियम में यूज करते हैं वो होती है। ठीक, ये तो हो गया, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी है उसका जो फार्मूला है, या जो भी रेट है ज्ञात करने का जो भी फार्मूला है, वो है आपका जे। ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, माइक्रोन इक्वल टू Q/6 पाई r ईटा। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट दे रहा है कि द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये दो नोट्स हैं, ये पॉइंट है दो। इसमें आप देखेंगे कि द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर विल हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटीज एंड हेंस दे कैन बी सेपरेटेड। जो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स जो होते हैं मिले होते हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार की मोबिलिटी होती है। यानी कि अगर जो भी हम मीडियम यूज कर रहे हैं, अगर वो कई प्रकार के हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ए मीडियम है, ये आपका बी मीडियम है, ये आपका सी मीडियम है, तो इसमें भी मोबिलिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये मोबिलिटी के हिसाब से क्या होती है, अरे सॉरी, मीडियम के हिसाब से मोबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय देयर माइग्रेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो भी एमिनो एसिड का मिक्सचर है, प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको भी क्या हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट, यानी कि तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए ये अमीनो एसिड है। ठीक, अगर हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रिक चार्ज दें, तो ये क्या होगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ कह रहा है कि जो भी अमीनो एसिड का मिक्सचर है, या प्रोटीन का है या न्यूक्लियोटाइड्स का है, उसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा माइग्रेट करके अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग यानी कि माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक, फिर जो है नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस एपेरेटस, यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो जिसके लिए हम यूज करते हैं, जो उसका एपेरेटस होता है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या यूज होता है। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस एपेरेटस है, उसमें क्या क्या यूज होता है, हम देखेंगे कि पहला है इसमें बफर टैंक, दूसरा है बफर, तीसरा है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो कि प्लेटिनियम या कार्बन का बना होना चाहिए। ठीक, चौथा है आपका पावर सप्लाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करनी है तो पावर सप्लाई तो होनी चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका सपोर्टिंग मीडिया, यानी कि कोई एक मीडिया होना चाहिए जिसमें क्या करे, वो
माइग्रेट करे या मूव करे। ठीक, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो हो गया दो प्रकार का हो जाएगा। फर्स्ट है आपका जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड है आपका मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब फर्स्ट में आपका देखेंगे कि है आता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थीन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सब आपके आते हैं जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका मूविंग बाउंड्रिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें आपका आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोटेकोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, इम्नो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इट इन्वॉल्व्स, इसमें देखेंगे कि इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन द सपोर्टिंग मीडिया। ये जो है जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसको माइग्रेट करने के लिए एक सपोर्टिंग मीडिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमने अभी बताया, जिसके अंदर पेपर, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, स्टार्च, जेल, पॉलीक्रमाइड, ये सब यूज होते हैं। अगर इसमें क्या होता है, अगर कंपोनेंट हम सेपरेट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक डिस्क्रीट जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सपोर्टिंग मीडिया के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोर्टिंग मीडिया इज जस्ट सैचुरेटेड विथ बफर सोल्यूशन, स्मॉल वॉल्यूम ऑन द ऑफ द सैंपल इज अप्लाइड अ नैरो बैंड। जो सपोर्टिंग मीडिया है वो बफर के साथ संतृप्त सॉल्यूशन बनाता है। बफर सॉल्यूशन जो है उसके साथ संतृप्त हो जाता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त। बफर के साथ क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, यानी मतलब कि जो भी सैंपल हम लिए रहेंगे उसका एक छोटा सा वॉल्यूम यूज करके एक नैरो बैंड बना देता है, एक छोटी सी बैंड बना देता है, पतला सा। ठीक, सपोर्टिंग मीडिया में जब कोई भी सैंपल डालेंगे उसके जो उसमें बफर यूज होगा तो वो बफर के साथ सैचुरेट करके एक स्मॉल नैरो बैंड बना देता है। ठीक, अब नेक्स्ट है इसका जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसके एडवांटेज क्या क्या है। तो देखेंगे कि फर्स्ट एडवांटेज है यूजफुल इन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड है आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल कैन बी एनालाइज्ड, यानी कि यह कम सैंपल के लिए एनालाइज करने के लिए होता है। मतलब कि सैंपल की जो क्वांटिटी हो वो कम होनी चाहिए, तो उससे क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। इसे आसानी से मेंटेनेंस किया जा सकता है, लो कास्ट का भी है। लेकिन कुछ डिसवांटेज है। डिसवांटेज ये है, क्या क्या है डिसवांटेज। फर्स्ट है अनसुटेबल फॉर एक्यूरेट मोबिलिटी, यानी कि ये एक्यूरेट मोबिलिटी के लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटर्मिनेशन, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन करता है। मतलब आइसो इलेक्ट्रो पॉइंट जो है उसको डिटरमाइन और एक्यूरेट मोबिलिटी को भी के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग मीडियम टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन सच एज अ कैपिलरी फ्लो, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन। ये एडॉप्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन AB है। ठीक है, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। एंड मॉलिक्यूलर सीविंग, मॉलिक्यूलर सीविंग इंट्रोड्यूस, मॉलिक्यूलर सीविंग आर इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि जो भी आपका सपोर्टिंग मीडियम प्रेजेंट है वो उसमें अगर टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या है, एक कैपिलरी फ्लो है, एक इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है, एक एब्जॉर्प्शन है और मॉलिक्यूलर सीविंग। ठीक है,
मॉलिक्यूलर मतलब कि आणविक छलनी, यानी कि सीविंग का मतलब होता है छलनी, और मॉलिक्यूलर मतलब कि अणु, यानी कि आणविक छलनी होता है इसका मतलब। तो वो अगर हम देखें टेक्निकल जो कॉम्प्लिकेशन है किस में आ सकती है, कैपिलरी फ्लो में आ सकती है, इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस में आ सकती है, एब्जॉर्प्शन में आ सकती है, और मॉलिक्यूलर सीविंग में आ सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें यह है कि इसका जो अगर प्रिंसिपल क्या है, द मूविंग बाउंड्री मेथड अलाउज द चार्ज स्पेस टू माइग्रेट इन अ फ्री मूविंग सोल्यूशन विदाउट अ सपोर्टिंग मीडिया। यानी कि इसमें क्या होती है, या बिना सपोर्टिंग मीडिया के ही फ्री मूव करता है सोल्यूशन में। जैसे मान लीजिए ये सोल्यूशन रखा है, इसके अंदर क्या है, एक चार्ज है, बिना किसी सपोर्टिंग मीडिया के ये क्या करता है, इधर उधर मूव करता है। बट जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आप देखेंगे इसमें जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें क्या होती है, यूज होता है सपोर्टिंग मीडिया। लेकिन जो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें क्या होता है, विदाउट सपोर्टिंग मीडिया, यानी कि सपोर्टिंग मीडिया इसमें क्या होती है, यूज नहीं होती है, बिना सपोर्टिंग मीडिया के ही फ्री मूव करता है सोल्यूशन में, और चार्ज को क्या करता है, माइग्रेट करता है। ठीक, इसके अगर हम एडवांटेज देखें तो इसका एडवांटेज है बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रैक्शन कैन बी रिकवर्ड विदाउट द यूज ऑफ डीनेचरिंग एजेंट। बिना किसी डीनेचरिंग एजेंट के वो किसी भी एक्टिव फ्रैक्शन को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। सेकेंड है आपका ए रेफरेंस मेथड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोटिलिटी। जो भी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोटिलिटीज है उसको मेजर करने के लिए ये मेथड सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, यानी कि उसके लिए रेफरेंस में है। ठीक, अब इसके डिसवांटेज क्या है, ये क्या है, कॉस्टली है, जबकि जो जोन इलेक्ट्रोफोरेटिक है वो क्या था, इजीली अवेलेबल था, और क्या था, कॉस्टली नहीं था। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, फिर देख रहे हैं नीचे है कि एलाबोरेट ऑप्टिकल सिस्टम आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है उसे इलाबोरेट करना पड़ता है, यानी कि जुड़ना पड़ता है उसे, जो भी हम सिस्टम से जुड़ने के लिए जो भी ऑप्टिकल उस वो रिक्वायर्ड होता है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे एक ये है, इसमें देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हम एक चार्ज रखते हैं यहाँ पे, फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, एक और ऑप्टिकल सिस्टम लगाते हैं। तो यानी कि इसमें सिस्टम ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है कि इलेबोरेट करना पड़ता है, यानी कि लगाना पड़ता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें क्या होता है, अगर हम जोन इलेक्ट्रोफोरेटिक में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक, फिर हम इसका अगर एप्लीकेशन देखेंगे तो ये किस लिए यूज होता है, ये होता है जो हिमोजेनेसिटी होती है मैक्रो मॉलिक्यूलर सिस्टम का, उसके स्टडी के लिए, और यूज होता है जो भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर है उसके एनालिसिस के लिए, ये मोस्टली क्या होता है, यूज होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के जो लेक्चर है यही ख़त्म होता है आज का जो लेक्चर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।